वट डू वी अंडरस्टैंड बाय कन्फेशन? कन्फेशन का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एविडेंस एक्ट के अंदर, पूरे एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं पर भी कन्फेशन डिफाइंड नहीं है, लेकिन कन्फेशन की रिलेवेंसी क्या है वो सेक्शन 24 से 30 में पूरी तरह एक्सप्लेन। एक्ट के अंदर सेक्शन 24 में सबसे पहले बात की जाती है कन्फेशन की, और जो सेक्शन 24 है वो बात करता है एडमिशन की। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कन्फेशन भी एक तरह के स्पीशीज़ ही है जो एडमिशन की फॉर्म लेते हैं। मिस्टर जस्टिस स्टीफन अपनी डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में कन्फेशन को डिफाइन करते हैं एज confession is an admission made at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed that crime. आगे चलते हैं और कन्फेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक केस लॉ पे ध्यान देते हैं जिसका नाम है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसमें कहा गया कि कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस. An admission of gravely incriminating fact, even a conclusively incriminating fact, is not in itself a confession. And on similar footings, there is another landmark case, that is Palvinder Kaur versus State of Punjab. In this case, the Supreme Court approved the Privy Council decision in Pakala Narayan Swamy case over 2 scores. पहला कि जो definition है confession की, उसमें at least there must be an admission of guilt in terms or admit substantially all the facts which constitute the offense. Mixed up statement or the confession which even though contains some conventional statement will still lead to acquittal is no confession. Thus, a statement that contains self-explanatory matter which if true would negate the matter or offense cannot amount to confession. इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी कोई भी पार्टी, ऐसा कोई भी इंसान जो सेल्फ एक्सकल्पेटरी यानी अपने आप को उस ऑफेंस से, उस एलिज्ड ऑफेंस से हटा रहा है, ऐसी स्टेटमेंट को हम कन्फेशन के अंदर नहीं ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं कि एडमिशन का मतलब क्या होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वॉलेंटरली स्टेटमेंट दे रहा है, एडमिट कर रहा है कोई फैक्ट इन इशू या लॉ, उसको हम एडमिशन की कैटेगरी में देखते हैं। इनका एक वाइड मीनिंग देखना है तो वो भी हमें कन्फेशन की तरह इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं मिलता है, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन एज एन एनी स्टेटमेंट मेड इन ईदर फॉर्म सच एज ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which has enough probative value to suggest or conclude any inference as to any fact in issue or relevant fact. In landmark case of Nagindas Ramdas versus Dalpat Ram, the Honorable Supreme Court of India ने explain करा है कि admission के effects क्या हो सकते हैं और admission क्या है। They stated that admissions are generally true and clear of any ambiguity, यानी उसमें कोई doubt नहीं होता, and they shall be considered as the best proof for proving any fact in issue or relevant fact by the admission of certain facts. अगर कोई पार्टी एडमिशन कर देती है certain facts को तो वो बेस्ट प्रूफ की तरह ट्रीट किया जाएगा in proving the fact in issue or relevant fact. कन्फेशन और एडमिशन के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो इनके डिफरेंस में आके अटक जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। तो आइए देखते हैं कि कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम कन्फेशन को समझें तो कन्फेशन वो व्यक्ति करता है, वो एलिज एक्यूज करता है या वो गिल्टी पर्सन करता है जो एक क्राइम में इन्वॉल्व है वो, और अपने चार्जेस, अपनी गिल्ट कन्फेस कर लेता है। लेकिन एडमिशन के केस में एक व्यक्ति रेलिवेंट फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट इन लॉ को एडमिट कर रहा है, एक पर्टिकुलर एडमिशन दे रहा है, वहाँ पे कन्फेशन नहीं हो रही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं तो जो कन्फेशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, और यूजुअली कन्फेशन को हम क्रिमिनल केसेस में डील करते हैं, लेकिन एडमिशन के केस में ऐसा नहीं है। सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है, लेकिन वो पूरी तरह वाइडली एक डेफिनेशन नहीं देता है, और जो एडमिशन है वो सिविल केसेस में यूजुअली यूज होता है। कन्फेशंस आर द स्टेटमेंट विच आर यूजुअली यूज्ड अगेंस्ट द कन्फेसर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कन्फेशन अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति कर दें एक ही ऑफेंस के अंदर तो क्या वो किसी और व्यक्ति के ऊपर लग सकती है? तो हाँ, इस केस में भी हो सकता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति
कन्फेशन करते हैं, कन्फेस करते हैं एक ही ऑफेंस से रिलेटेड फॉर अ सर्टेन फैक्ट या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो किसी थर्ड पर्सन का अगर नाम ले लेते हैं तो उस पर भी आगे वो कन्फेशन डल सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उस थर्ड पर्सन पर भी शुरू कर सकती है। द कॉन्ट्रेरी, द एडमिशन मेड बाय डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द सेम सूट इन सिविल सूट कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट अदर पर्सन्स। यूनिक केस देखते हैं साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जो एक्यूज्ड है वो अपनी डॉटर इन लॉ का मर्डर कर देते हैं और मर्डर करने के बाद वो बोलते हैं आई हैव फिनिश्ड हर। वो ज़ोर से स्क्रीम करते हैं। जो ये आवाज़ है, जो ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, वो नेबर्स भी सुनते हैं, आसपास के लोग भी सुन लेते हैं। तो इस केस में जो स्टेटमेंट एक्यूज ने दी ओपनली दैट आई हैव फिनिश्ड हर, उस स्टेटमेंट को एज अ कन्फेशन ट्रीट किया जाता है और फादर को एक्यूज को, आई मीन फादर इन लॉ को, एक्यूज को सज़ा होती है मर्डर की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो कन्फेशन है ये यहीं पे समाप्त नहीं होता है, इसके फॉर्म्स भी आ जाते हैं, जिसमें से पहला है जुडिशियल कन्फेशन। कोई कन्फेशन या किसी प्रकार का कन्फेशन कोर्ट में या कोर्ट के सामने दिया जा रहा है तो उसको हम जुडिशियल कन्फेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर एक हेडिंग के अंदर डालते हैं। जुडिशियल कन्फेशन जब दे रहे हैं तो जो व्यक्ति, जो कन्फेसर है, वो स्टेट ऑफ माइंड उसका फिट होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए और वो मजिस्ट्रेट के सामने दे रहा हो जहाँ पे कोई भी कोर्शन, कोई भी फोर्स या कोई भी ऐसी ना क्रिएट किया हो जहाँ से उसकी जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरी ना ट्रीट की जाए। मूविंग फर्दर, सेकेंड फॉर्म ऑफ कन्फेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस। ऐसी कोई भी कन्फेशन जो कोर्ट के प्रेमाइसेस में ना दी गई हो उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस की कैटेगरी में डालते हैं। बट an extrajudicial confession should be a free and a voluntary confession of guilt by a confessor of a crime in the course of conversation with persons other than judge। यानी ऐसी कोई भी कन्वर्सेशन वो किसी भी इंसान से कर रहा हो जहाँ पे कन्फेशन कर रहा हो वो, लेकिन वो व्यक्ति जज नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन या कन्फेसर एक चिट्ठी लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है अपने दोस्त को जहाँ पे वो इस मैटर के बारे में बता रहा है, अपना सौरो बता रहा है, अपना दुख बता रहा है कि उससे ये एक गलती हो गई या उससे ये क्राइम हो गया, तो उस लेटर को भी एज अ कन्फेशन ट्रीट किया जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस वो एक टेस्ट पास कर लेते हैं क्रेडिबिलिटी का, तो इन कन्फेशंस के बेसिस पर भी सज़ा हो सकती है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भगवान सिंह, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है उसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी, उसकी वैल्यू तभी इंक्रीज़ होगी जब वो कंसिस्टेंट और कन्विंसिंग होगा, जिससे कि कोर्ट कंक्लूजन में पहुंच सके उस केस के। अदरवाइज द एक्यूज कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द कन्विक्शन सोली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन मेड बाय। और बलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी डिफाइन कर दिया कि आपको उसकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करते समय वो कन्फेशन कर कौन रहा है, वो कन्फेशन करने वाला कौन है, कन्फेसर कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपको वो भी टेस्ट करनी है। कन्फेशंस जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे कन्फेशंस हैं जो बहुत ही वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, तो इसकी एफिशिएंसी, इसकी इफेक्टिवनेस कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस को हम कोरोबरेट कर पा रहे हैं एक्चुअल एविडेंसेस के साथ, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने अभी इसी लेक्चर में दो चीज़ें सुनी कि वॉलेंट्री कन्फेशंस होनी चाहिए या नॉन वॉलेंट्री कन्फेशंस होनी चाहिए। वॉलेंट्री कन्फेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो कन्फेसर है, जो इंसान कन्फेस कर रहा है, वो अपनी फ्री विल, अपनी फ्री कंसेंट से कर रहा है और उसके ऊपर कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है कि जो कन्फेशन की गई है वो किसी दबाव में करी गई है, वो किसी कोर्शन में करी गई है, किसी थ्रेट में की गई है, या उस इंसान के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर बनाया गया है, तो वो नॉन वॉलेंट्री नेचर में आ जाएंगी और उनकी एडमिसिबिलिटी खतरे। एक क्वेश्चन बार बार आता है और कई बार ऐसा होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सिर्फ किसी एक एक्यूज के कन्फेशन पे और उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे किसी और एक्यूज को या एलिज्ड एक्यूज को भी अरेस्ट कर लेती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जो को एक्यूज की कन्फेशन है किसी थर्ड पर्सन के लिए या एलिज्ड को एक्यूज के लिए, वो बहुत ही वीक एविडेंस होता है और इसकी एविडेंशियली वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे एक कॉमन लॉजिक है। कोई भी इंसान किसी और इंसान का थर्ड पर्सन का नाम ले सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिना किसी एविडेंस के हम उसको अरेस्ट कर लें या उसके खिलाफ भी केस चलाना शुरू कर दें। इन
कन्फेशंस पे, इन स्टेटमेंट्स पे कोर्ट इस तरह से ध्यान देता है कि बाकी एविडेंसेस जो हैं क्या वो कोरोबरेट कर रहे हैं, क्या हम किसी और को एक्यूज को इसकी एक पर्टिकुलर इंसान की कन्फेशन के बेसिस पे एलिज्ड एक्यूज बना सकते हैं या नहीं।